वफाकी बजट 2021-22 तो पेश कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से आम आदमी की बेहतरी के लिए और उसको रिलीफ के दावे भी किए गए, लेकिन अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जो बजट पेश किया गया है आइंदा आने वाले दिनों में मईशत में बेहतरी के साथ साथ एक आम आदमी के लिए कितना रिलीफ ये बजट ला सकेगा। अगर एक तरफ हम देखें 10% एड हॉक रिलीफ दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को, 10% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया है, आज हर शहरी को 5 लाख बिला सूद कर्जा भी फराहम करने का कहा गया है, काश्तकारों को भी 1.5 लाख तक का बिला सूद कर्जा फराहम करने का वादा किया गया है हुकूमत की जानिब से। कुछ 850 सीसी गाड़ियों के लिए जो रिलीफ है, जो टैक्सेस हैं वो कम किए गए हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर कमी की गई है, सब्सिडीज दी गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो तरक्की या जो तरक्याती जो बजट है 650 अरब से बढ़ाकर जो 900 अरब रुपए किया गया है, यकीनन मईशत का पहिया चलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और जब तरक्की होती है तो तरक्की से जुड़े जो जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं जिनके जवाब लेना बहुत जरूरी है और वो ये कि ये खसारा पूरा कहां से किया जाए, कहां से कर्ज लिया जाए। दूसरी तरफ एक बहुत अहम सवाल है और वो ये है कि टैक्सों का जो हदफ रखा गया है वो 5,800 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जो कि मौजूदा साल के मुकाबले में 23% ज्यादा है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो दोनों तरीके से वसूल किए जाते हैं। अब जो रेशो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारी मईशत में वो ज्यादा है। ये सारा पैसा आएगा कहां से? क्या ऐसा तो नहीं कि आवाम को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से उनकी जेबों से ये सारा पैसा निकालने की तैयारी की गई है या की जा रही है? इस सब पर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी को ये बजट कितना रिलीफ देगा, ये बजट आम आदमी की मईशत कितना बेहतर बना सकेगा, मयार जिंदगी कितना बुलंद कर सकेगा, सेहत तालीम के शोबे के अंदर ये बजट आम आदमी के लिए क्या फायदे ला सकेगा। इन सब पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। अली परवेज मलिक रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून और शमीला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़रका, मैं आपसे आगाज करता हूँ। जरा अच्छा बजट पेश किया आप लोगों ने, जिस चीज के बारे में आप लोग कह रहे हैं गरीब को रिलीफ दिया गया, तमाम सब्सिडीज टैक्सेस में कमी, कोई नया टैक्स इंपोज नहीं किया गया। मैं पूछना चाहूंगा ये खसारा कहां से पूरा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है आपने तो नेगेटिव बात से ही शुरू करना है, पॉजिटिव से कैसे शुरू कर सकते हैं? उससे तो फिर रोटी आज हमारी हजम नहीं होगी ना। यानी आप कौम को किसी हालत में खुश नहीं देखना चाहते। आप कहते हैं कि हर तरफ से, यानी पिछले बजट में तो आपने इस तरह नहीं बोला जब पिछली हुकूमतें करती नहीं, थी। मैंने इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा। मैंने पिछली हुकूमतों में भी इसी तरह से किया है। आपने अगर बजट का आउटले देखा है तो इट इज अमेजिंग व्हेन यू लुक एट द आउटले। द आउटले इज के 3 ट्रिलियन यानी 3,000 बिलियन तो सिर्फ आपका जो आपने पहले लोन्स लिए थे उनके मार्कअप में जा रहा है। अच्छा, जो लोन आप वापस कर रहे हैं वो 300 अरब है, लेकिन जो लोन्स का मार्कअप है वो 1 ट्रिलियन यानी 3,000। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहूं, मैं बाकी चीजों की तरफ भी आऊंगा। मेरा मकसद ये है कि जो आवाम के ऊपर पड़ने वाला अगर जो बोझ होगा ना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये खसारा पूरा कैसे होगा, खसारे के लिए कहां से बोरोइंग करेंगे, किस तरह से पूरा होगा? देखिए, खसारे के लिए एक तो हमारा ये प्लान है कि आपकी जो है टैक्स कलेक्शन वो इंक्रीज कर रही है। दूसरा हमारा आप देख रहे हैं कि इस दफा भी रिमिटेंसेस में एक जबरदस्त इजाफा हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड है। पिछले 10 करंट अकाउंट डेफिसिट जब हमने लिया था तो 30 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था डॉलर्स में, और अब जो है हालात अब ये हैं कि 10 महीने से आपका आप पॉजिटिव में जा रहे हैं। करंट अकाउंट, आपका करंट अकाउंट और आपकी रिमिटेंसेस ज्यादा हुई हैं, प्लस आपने इंटरेस्ट रेट आधे कर दिए, यानी 13% से 7% पे इंटरेस्ट रेट हो गए हैं। इन्हीं चीजों की वजह से आपका जो करंट अकाउंट भी पॉजिटिव में आया है और खसारा आपका जो है उसको आप अपने रेवेन्यू से
और जो बाकी आपकी, और ऑब्वियसली आपको बोरोइंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं ये वही सारी पूछ रहा हूँ चीजें मैं वही मद्देनजर पूछ रहा हूँ रख के कि ये बोरोइंग इतना कहाँ से होगी, पॉजिटिव बजट, यानी इतना पॉजिटिव बजट दिया है इस दफा। मेरा ख्याल है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें आपने 4 मिलियन फैमिलीज को इतना जबरदस्त पैकेज दिया, यानी घर, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है, एक ख्वाब की ताबीर है जो हो गई है, चले और आगे के ख्वाब आपको दिखाए गए हैं। तो अवाम को, कोई मीडिया का काम है अवाम को पॉजिटिव बात बताना, और अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो जाहिर है झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बात को तो हाईलाइट करें, नेगेटिव को भी जरूर कीजिए। सो एक बैलेंस्ड हमारा इनपुट होना चाहिए। राइट। मैं जरा शर्मिला साहबा की तरफ आ जाता हूं, आपका इनपुट आ गया है, मैं जरा शर्मिला और अली परवेज मलिक साहब को भी इस डिस्कशन में इंक्लूड करता हूं। शर्मिला बीबी, ये मुझे फरमाइएगा कि अवाम दोस्त बजट है, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं और जिस तरह से सेनेटर जरका कह रही हैं कि ख्वाब है जो मुकम्मल हो गया, जिसकी ताबीर मिल गई है, इतनी फैमिलीज को रिलीफ दिया गया है, आप लोग को पॉजिटिव चीजें क्यों नजर नहीं आती हैं, क्यों शोर शराबा करते हैं इस बजट के ऊपर? शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, जब मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई होगी, तारीखी गुर्बत होगी और तारीखी बेरोजगारी होगी, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर सेलिब्रेशन की जाए। जहाँ तक जीडीपी ग्रोथ रेट का ताल्लुक है, मुझे अगेन मुझ समेत पूरी कौम को समझ नहीं आ रहा कि अगर IMF 1.5% कह रहा है, वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, तो हुकूमत कहाँ से इसको 3.9% पे देगी? और फिर आगे जो उन्होंने बड़ा एक एम्बिशियस ग्रोथ रेट रखा है 4.8% का, ऑलमोस्ट 5%, वो कहाँ से अचीव करेंगे? टारगेट सेट करने में कोई मुज़ाकरा तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो ग्रोथ का रेट हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो। टारगेट तो होता है ना, टारगेट होगा तो ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। मैं इसी पे आ रही थी कि माजी में पिछले 3 सालों में जो टारगेट्स रखे गए, वो भी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत अचीव नहीं कर पाई अपनी नाअहली और निकम्मापन की वजह से। अब आ जाते हैं कि जी अवाम को रिलीफ कहाँ मिला है। देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में 120% तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा किया था, और किसी साल में 20% किया था, किसी में 50 किया था, किसी में 15 किया था। इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों के अंदर सिर्फ 20% इजाफा किया। देखिए, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक तो उन्होंने उतना ही किया, जो कैपेसिटी थी, जो फाइनेंशियल आपके पास कंस्ट्रेंट थे। मैं जवाब दे लूं फरीद साहब, फिर उसके बाद आप मेरी हर बात के ऊपर मेरी चेन ऑफ थॉट्स टूट जाती है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि खाने पीने की अशिया, इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 20% के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तमाम खाने पीने की अशिया जो कोई 100 रुपए की थी तो अब वो 120 रुपए की हो गई है। एक आम आदमी की तनख्वाहों में उस नौयत का इजाफा नहीं किया जा रहा कि वो इसको सस्टेन कर सके। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम कोई नए टैक्स नहीं लगाएंगे सैलरी क्लास में, दूसरी तरफ वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि 600 बिलियन का FED लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत पर आप 20 से 25% रुपए इजाफा करेंगे। अगर आप पेट्रोल की कीमत पे 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे तो एक तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर महंगाई का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और एक ऐसी महंगाई की एक मजीद लहर आएगी कि उसको कोई भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। राइट। आपने यार ये बात की कि इसके अंदर जो FED की इंपोजिशन, और यही वो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जो टैक्सेस की कलेक्शन है, जो टारगेट है, वो कहीं ना कहीं से पूरा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसी चीज के ऊपर मैं जरा डॉक्टर जरका से लूंगा। लेकिन अली साहब, आप भी यही समझते हैं कि नए आवाम को जो रिलीफ दिया गया है, वो रिलीफ के साथ साथ आने वाले दिनों में जितना दिया गया उससे ज्यादा निकाल लिया जाएगा उनकी जेबों से? सेनेटर साहिबा हमें लेके चली गई करंट अकाउंट के खसारे के ऊपर, हालांकि बहस जो सारी आज हो रही थी वो बजटरी खसारे के ऊपर थी। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश होगी कि अगर हम बजट के ऊपर ही फोकस करें तो हमें बेहतर पता चलेगा कि इन्होंने इस जो कल जो एक्सरसाइज कंडक्ट की है उससे गरीब आदमी के लिए क्या महंगाई का तूफान आगे आने जा रहा है। और उससे पहले मैं इस चीज की भी मजम्मत कर लूं, जो इनकी खवातीन MNAs, उन्होंने जो गुंडागर्दी की हमारी खवातीन MNAs के साथ असेंबली
असेंबली के अंदर जो बड़ा एक पीसफुल अंदाज के अंदर प्ले कार्ड्स लेके वहां पे एहतजाज कर रही थी। और इनको शर्म आनी चाहिए, खास तौर पे ये देखते हुए कि इन्होंने जब मिफ्ता इस्माइल साहब बजट दे रहे थे तो इनके लोगों ने वहां पे किस किस्म का एहतजाज किया था, और हमारी खवातीन अगर वहां पे प्ले कार्ड्स लेके आई हुई थी तो उसके ऊपर इतना आग बगौला होने की जरूरत नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अब जो इन्होंने देखें, अब आपके सवाल के ना जी फरीद भाई, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो माशाल्लाह ये है कि इन्होंने पिछले 2.5-3 साल के अंदर क्या आज तक किया है और लोगों को क्या सहूलियात मुहैया की हैं, क्योंकि फॉर पॉसिटी ऑफ टाइम मैं उसके ऊपर ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से वो तो बच्चे को पता है कि इन्होंने हर प्रॉमिस के ऊपर यू टर्न ले लिया हुआ है। अब गुजारिश जो आपसे है वो इस तरह से है कि इस बजट को आप किसी मेयार के अगेंस्ट ही इवेल्युएट करेंगे ना, तो सबसे आसान तरीकेकार उसका ये है कि जो इमरान खान साहब हमें मेयार बताते थे, आप उसके ऊपर गेज कर लें और आप मुझे फैसला करके बता दीजिएगा कि ये बजट जो है अवाम दोस्त है कि अवाम दुश्मन बजट है। मुझे बताएं, इमरान साहब क्या कहते थे कि कीमतों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए और आपको लोगों की आमदनियों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, क्या वो ये नहीं कहते थे? तो आज मुझे बताएं, जब शौकत तरीन ने आके बताया कि हम ये 1000 अरब से ज्यादा के नए टैक्स जो इकट्ठे करेंगे ये सारे के सारे कीमतों के अंदर टैक्स लगा के करेंगे, तो क्या इमरान खान साहब का बयानिया ये था? उसके बाद यानी आप ये कह रहे हैं कि मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी आने वाले दिन में? आप एक मिनट मुझे अगर कंक्लूड करने तो देखें, दूसरी चीज जो शर्मिला साहिबा ने कही कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आज 5 रुपए और ये 600 अरब रुपए उससे कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने, शर्मिला साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि 20-25 रुपए पर लीटर पीडीएल बढ़ाएंगे, तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो मुझे बता दें क्या यहाँ पे चीजें सस्ती हो जाएंगी? उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि जो 60 अरब रुपए अपने एमएनएस को बांटने के लिए डेवलपमेंट स्कीमें दी, तो इमरान खान साहब उनको क्या सियासी रिश्वत कहते थे कि नहीं कहते थे? इसका भी मुझे जवाब दे दें आप। और उसके बाद जो रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की जो रिकॉर्ड कीमतें हुई हैं उसके ऊपर इन्होंने उसको करेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? मैं आपको बता देता हूं, चीनी के ऊपर सेल टैक्स महंगा हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर का बजट कम हो रहा है, पेट्रोल और महंगा होगा और एक बड़े अंदाज के अंदर महंगा होगा। तो आप मुझे बता दें, जो इन्होंने कल अफसाना नेशनल असेंबली के अंदर जो वहां पे सुनाया है, उसको मैं क्या एक्सेप्ट कर लूं कि ये एक्चुअली इसी तरह कहानी होगी कि इसके ऊपर ये सिर्फ अल्लाह की इन्होंने कहानी सुनाई ये है? आपने बहुत, इसके पीछे और भी बड़े, ठीक है, ये आपने बहुत सारे, आपने भी, शर्मिला साहब ने भी जो सवालात उठाए, डॉक्टर साहब ये तमाम सवाल जो चीजें आपने सुनी है, मैं चाहूंगा कि इनका जरा आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद आ जाते हैं डॉक्टर जरका से, इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली है? एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले शर्मिला साहब और अली साहब की बात सुन ली है, मुझे ये बता दीजिए, ये जो FED है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और जिस तरीके से सेल्स टैक्स, जिस तरह से अली साहब ने कहा चीनी पे बढ़ रहा है, ये तो आइंदा आने वाले में मुझे बताएं कि दिनों में पेट्रोल महंगा करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं क्या फिर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मजा आया मुझे सुन के। वो सारे लोग जो 3-3 दफा हुकूमत में रह के पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा के गए हैं, और ये वही लोग हैं ना सर जिन्होंने 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन बनाई थी और अब 20 अरब में हम भाषा डैम बना रहे हैं। तो क्या इनको नंबरों का हेर फेर, तो माशाल्लाह इनके अपने हफीज पाशा साहब ने इनका कहा था कि ये नंबर्स की फजिंग में बहुत जबरदस्त लोग हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता, पेट्रोल महंगा हो रहा है या नहीं हो रहा? चले, मेरी बात सुने, ये बताएं पहले। अपने में आप बात कर रहे थे, मैंने आपको नहीं काटा, तो अब आप भी सुन ले। नंबर इधर उधर करना कौन सा मुश्किल काम है और टर्म्स लेके आना। सारी बात यह है कि हमने क्या किया है और आपने क्या किया। आप लोग 3 दफा हुकूमत में रह के आपने मुल्क को सवाए खसारे, सवाए बड़े बड़े लोन्स, सवाए इंपोर्ट लेड ग्रोथ के आपने क्या किया? अरबों डॉलर आप हर साल बाहर लेके जाते थे। आप बता देना, 200 अरब की जो आपने लगाई ऑरेंज ट्रेन, उसकी क्या जवाब है? आज तक इसका जवाब नहीं आप बता सके। हम 20 अरब में लगा रहे हैं डैम, तो और इतना बड़ा डैम। सो आप
जितनी मर्जी बातें कर ली। अच्छा, अब टैक्स कलेक्शन की जहां तक बात है, लेकिन डॉक्टर साहबा मेरा एक सवाल है, आपने चले ट्रेन डैम आपने सब चीजें बता दी, मुझे ये बता दीजिए 600 अरब की जो FED जो इंपोज करनी है, आपने 5800 का जो अरब का जो इकट्ठा करने का जो टारगेट रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आप ड्यूटीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आप जितनी भी चीजें इंपोज करेंगे उसका बोझ तो आवाम पे ही पड़ेगा ना, महंगाई तो होगी, पेट्रोल तो बढ़ेगा, फिर कीमतें भी बढ़ेंगी। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मैं ना मानू वाली स्टोरी है आपकी, मुझे क्यों निकाला, ये आपकी सोच कभी निकल नहीं सकती। अब बात ये है कि अगर ये नहीं, आप मुझे बता दें पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, मैं मान लेता हूं। सुन लेना प्लीज, सुनेंगे डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मेरी बात, अगर टैक्स नेट बढ़ रहा है, मुझे बता दें इनमें से किसकी हुकूमत ने आज तक टैक्स नेट बढ़ाया है? ये हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने जा रही है और उसके लिए जो इनिशिएटिव्स कर रही है वो जबरदस्त है। आज तक किसी ने नहीं किए कि आपने नादरा का डेटा, लोगों के बिजली की कलेक्शन सारी इकट्ठी करके, अब आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, खा वो बड़े बिजनेसमैन है या रिटेल सेक्टर के हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की अक्रॉस द बोर्ड एफर्ट की जा रही है। और ये टैक्स बढ़ा है, पिछले इस साल में जो कलेक्शन होनी थी उससे कई परसेंटेज। अच्छा, बता दें डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है? डायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ा है या इनडायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ा है? टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 10% है। एफर्ट ये है तरीन साहब का कि इसको 20% पे लेके जाया जाए और हर साल अराउंड 2% की इंक्रीज की जाए ताकि इंक्रीमेंटली ये इंक्रीज करे, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगा और पाकिस्तान की अवाम में खुशहाली आएगी और आ रही है। देखिए, कोरोना जो कुछ पिछले 2 सालों में हुआ है, जिसमें कि दुनिया की इकोनॉमी के घुटने बैठ गए हैं, रीजनली आप इकोनॉमीज को देख लीजिए। इंडिया जो 10% पॉजिटिव ग्रोथ पे था कितनी सालों, बल्कि 2 दिहाइयों से, वो -7 पे चला गया है। आप लोकल बाकी अपनी रीजनल सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इंडिया की थी हमारे रीजन में, उसके घुटने टिक गए हैं। और पाकिस्तान जो कि इतना एक फरसूदा निजाम और चलें, मैं आपके सारे सिस्टम्स के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया है 3.9, अच्छी बात है, मैं कहीं पे भी आपकी इनफैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से इस वक्त जो बाइंग पावर है वो इंक्रीज की है आपकी, क्योंकि आपकी रिमिटेंसेज इंक्रीज की है और आपकी जो स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल की। राइट, मैं आपकी इस बात को जरा लेके चलता हूं आगे, मैं आपकी इस बात को जरा, जो आपकी शर्मिला साहिबा खुशहाली आ रही है और टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है उसका बेस 10% उन्होंने कहा और कह रही है 20% एंड इंक्रीमेंटल उसमें इंक्रीज नजर आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो खुशहाली आएगी अगर टैक्स बढ़ेगा तो, टैक्स नेट बढ़ेगा तो कैसे देगा मुझे आप बताइए। अच्छा, फिर आप टैक्स नेट में किसको लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कल शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि पॉइंट ऑफ सेल्स, हम दुकानदारों में जो छोटे छोटे दुकानदार वाले, आप वहां पर पॉइंट ऑफ सेल्स जो है, चलें आपकी एक एम्बिशियस एक आप चीज लेकर आना चाह रहे हैं कि जी वहां पर आप मशीन्स लगा देंगे, तो वो जो महंगाई बढ़ेगी तो वो अगेन कंज्यूमर पे जाएगी ना, वो तो दुकानदार खुद तो बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे कंज्यूमर पे जाएगी, तो आपकी तो जो परचेजिंग पावर है वो तो वैसे ही। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर जो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर है उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया है कि कंज्यूमर के लिए इनामी स्कीम है, अगर उससे पक्की रसीद लेते हैं तो डेफिनेटली वो रसीद जब लेंगे और वो गवर्नमेंट को देंगे, उसमें इनामात भी कंज्यूमर को मिलेंगे, तो पक्की रसीद जो है ये मेक श्योर करेगा कि आप टैक्सेशन के अंदर आते हैं और टैक्स आप देंगे। फरीद साहब, ना किसी ने पक्की रसीद देनी है ना किसी ने पक्की रसीद लेनी है, इसमें आप मजीद करप्शन को बढ़ावा देंगे। कैसे करप्शन कैसे बढ़ेगी शर्मिला साहबा? दूसरी चीज ये देखें ना, आप कहां से, आप किस तरीके से जाके छोटी छोटी दुकानों पे चेक एंड बैलेंस करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? नहीं इस वक्त भी नहीं, बहुत क्या से खुला छोड़ दे फिर, यानी लोगों को खुला छोड़ दे देते हैं ना, कंज्यूमर रसीद लेता है, कंज्यूमर कहता है जी मैं टैक्स नहीं दूंगा, दुकानदार कहता है मैं टैक्स नहीं लूंगा, आप हमें रसीद ही ना दें। हाँ, देखिए बात यह है कि छोटे छोटे सरमायादारों पे और छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर हथौड़ा चलाने से पहले जो अमीरजादे बैठे हुए हैं, जो मुल्क के अंदर ट्रैवल भी करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े बंगले भी हैं, और जो ये दिखाते हैं अपने टैक्स के अंदर कि उनके पास गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो टैक्स रिबेट लेते रहते हैं, उनको तो पहले आप टैक्स नेट के अंदर लेकर आए ना, जिनको शायद
ज्यादा कुछ पैसे देने टैक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनकी सोर्स ऑफ लिविंग पे। राइट। दूसरी अहम चीज ये है जी। चले अली साहब, ये जो बात शर्मिला साहबा कर रही हैं, क्या कहीं से तो आगाज हमें करना है ना? अगर जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की बात हर गवर्नमेंट में होती है। हर गवर्नमेंट इस चीज को कहती है कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाना है, लेकिन अल्टीमेटली हर्डल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जो ये इकदाम कर रहे हैं, अगर 20% में ले आते हैं और हर साल 2% बढ़ती है, तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट का इकदाम है, कहीं तो कुछ बेहतरी आएगी इसमें, या आप भी होपफुल नहीं है इसमें? देखें फरीद मियाँ, मैं आपके सवाल पे आने से पहले आपको 3-4 चीज़ें जो सेनेटर साहिबा ने की मैं वो करेक्ट कर जाऊं, और उसके बाद आपको ये बताता जाऊं कि मैंने इस एक्सरसाइज को एक अफसाना या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी क्यों कहा, और उसके अंदर से आपको अपनी चीज़ का जवाब भी खुद ब खुद ही मिल जाएगा। इनसे गुजारिश ये करिएगा कि ये जो यहाँ पे हमें भाषण दे रही थी ना कि डैम के लिए इन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए, मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए एलोकेट किया है, और माशाल्लाह ये जो एम्बिशियस इन्होंने अपना डेवलपमेंट का आउटले प्लान किया है ना, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट से 900 बिलियन, 950 बिलियन और बाकी का प्रोविंशियल एडीपी में से आएगा, उसमें तकरीबन टोटल आउटले 2.1 ट्रिलियन का है। ये उतना ही आउटले है डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2018 के अंदर दे चुकी हुई थी। तो काइंडली इस चीज को करेक्ट कर लें। अब मैं इसको अफसाना क्यों कह रहा था, और उससे आपको जवाब मिल जाएगा। बजट और माशाल्लाह इनकी नीयत और खलूस कितना है, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। इनसे पूछें कि इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी बड़ी एक एजम्पशन ली हुई है कि जी ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है वो आईएमएफ से हमने अप्रूव करवा लिया है, क्योंकि हमने बजट का खसारा जो है आईएमएफ से फाइनेंस करवाना है। इनसे कहें टीवी पे मुझे कंफर्म कर दें इनकी डायलॉग कंक्लूड हो गया हुआ है और उन्होंने इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट कर लिया। उनकी अभी तक ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई हुई, तो बात तो सारी की सारी ये है कि फिर तो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है ना। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी हमने 25% का रेवेन्यू का इंक्रीज का टारगेट रखा है। बिल्कुल ठीक आपका सवाल है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है पहले, मगर इसका तो हिसाब दे दे कि जब इनको मिली थी हुकूमत तो 12.5% टैक्स टू जीडीपी था। आज अगर 10% पे ले आई है तो मैं किस तरह ये मान लूं कि ये इस काबिल हैं या इतने इनके अंदर काबिलियत है कि ये इसके ऊपर डिलीवर कर सकते हैं। जो शर्मिला साहिबा ने आपको पॉइंट ऑफ सेल की बात की, पहली बुनियादी चीज तो ये है कि अगेन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और दूसरी बात आप ये सोच लीजिएगा कि पिछले 50 साल के अंदर हम 10,000 पॉइंट ऑफ सेल लगा चुके हैं। यहां पे आके हमें ये भाषण दे रहे हैं कि एक साल के अंदर हम लाखों के यहां पे पॉइंट ऑफ सेल्स को एक्टिवेट कर लेंगे और इसलिए हमारा मामला बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा 250 अरब का इन्होंने लिखा हुआ है कि जी प्राइवेटाइजेशन से पैसा आएगा। 3 साल के अंदर इन्होंने कोई एक चीज प्राइवेटाइज की है जो अगले साल में ये 300 अरब ले लेंगे। इसके अलावा इनसे पूछें कि सूबे जो कह रहे हैं कि 500 अरब का सरप्लस देंगे, शर्मिला साहिबा से पूछ लें सिंध के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि इनको सरप्लस दे दें और ये अपना खसारा उसके खिलाफ नॉक ऑफ कर लें। इनको कहें कि ये बता दें कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर इन्होंने 650 अरब लेना है वो ये क्या इकट्ठा कर लेंगे। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इनका जो खसारा 4000 अरब का ये कह रहे हैं ना वो उठ के चला जाएगा कम से कम 5000 अरब का जो रिकॉर्ड है। और इनको तो ये बातें करते हुए फरीद साहब वैसे शर्म आनी चाहिए कि हमारा आखिरी साल जो इलेक्शन ईयर का था उसके अंदर खसारा बजटरी था 2200 अरब का। इनका हर साल, पहला साल 3500 अरब, अगला साल 3600 अरब, इस साल फिर 3500 अरब, अगला साल माशाल्लाह नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 5000 अरब का खसारा करेंगे। चलो पूछ लेते हैं इनसे, मैं इनसे पूछ लेता हूं। अली साहब एक ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद आएंगे डॉक्टर साहब, ये जो बातें इसके जवाब आपसे जरा लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब ये जो सवाल था इसका जवाब दे दीजिए, आईएमएफ से डायलॉग का, क्या ये हो गए हैं सारे, कंप्लीट हो गए? फरीद साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कंप्लीट करने दें। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल व्हाइल आई एम टॉकिंग टू देन इट डजंट मेक एनी सेंस। डॉक्टर साहब मैंने कंपेयर सबको टाइम देना है, मैंने आपके पास भी है, बिल्कुल उसमें दे, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ कुछ जो सवाल लास्ट टाइम मुझे इंटरप्ट करके यू स्टार्टेड टॉकिंग टू शर्मिला सो दैट वाज अ लिटिल डिस्टर्बिंग। आप बताइए, बोलिए। आई वुड अप्रिशिएट। ठीक है जी, अब बात यह है कि अली ने फाइनेंस में ही सीम्स टू बी अ मेजर्स इन फाइनेंस, तो नंबरों की वो जो कहानियां सुना रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि जाहिर है पीटीआई की हुकूमत तो नालायक है। असली लायक तो ये हैं जो 3-3 दफा हुकूमत में रह के इन्होंने क्या किया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री जिसको इन्होंने नेट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर की हर प्रोडक्ट की नेट इंपोर्ट है, और जेपी मॉर्गन एक पागल कंपनी है अमेरिकन जिसने कहा है कि पाकिस्तान की आउटलुक इतनी पॉजिटिव है कि इट हैज गिवन अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इट्स इन्वेस्टर्स।
तो जाहिर है वो भी उन्हीं पागलों में से शामिल है जिनमें ये हुकूमत शामिल है। फिर आप मुझे ये बताइए कि इनके जमाने में आज से 15 साल पहले वी हैड 12% ऑफ आवर जीडीपी वाज एक्सपोर्ट्स, और इनकी पिछली हुकूमत इनकी थी, उससे पिछली पीपल्स पार्टी की थी, दैट एक्सपोर्ट परसेंटेज टू जीडीपी हैज कम डाउन टू 8%। तो जाहिर है ये भी हमारी गलती है जो इन्होंने हुकूमतों पे काम किया। अगर इन्होंने इतनी जबरदस्त इतना कुछ इनको आता है तो फिर क्यों पाकिस्तान वाज अ फेल्ड स्टेट, क्यों हर साल ये आईएमएफ के पास जाते थे? और अगर आईएमएफ पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा होता तो बाकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो तो जरूर पाकिस्तान को बुरा कह रही होती। हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वक्त कम है, मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दें ना आप। सीपेक के ऊपर जो इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाए, एक उधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं लेके आ सके। क्या क्या किया इन्होंने? अच्छा, ब्लेम बाहर पैसे ले जाने के, व्हाट हैव दे डन फॉर पाकिस्तान? डॉक्टर साहब, पावर सेक्टर में आपने अब आप देखिए कि 20 अरब का अगर एक इतना बड़ा डैम लग सकता है और आपने आईपीपीज लगा के पूरे मुल्क के पावर सेक्टर को घुटनों पे ले आए हैं। पावर, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 2.5 रुपए का एक यूनिट होता है, जबकि ये जो आईपीपीज ये लगा के हमें दे के गए हैं उस पे 23 रुपए। डॉक्टर सौरभ से ऊपर की मेट्रो भी हमने देखी है। मुझे एक जवाब दे दे, मैंने आगे जाना है, वक्त मेरे पास कम है। डॉक्टर साहब मुझे एक जवाब दे दे, देन आई हैव टू गो फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब के सामने प्रूव हो रही है क्योंकि इन्होंने किया क्या? ये ब्लेम, डॉक्टर साहब ब्लेम गेम से तो कुछ नहीं चलेगा। देखिए आप उनको कहेंगे, ये आपको कहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, एक सवाल आम आदमी के लिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, शॉर्ट आंसर, आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? वेरी शॉर्ट आंसर एंड देन आई हैव टू गो फॉरवर्ड। देखिए जी, ये तो वक्त बताएगा ना कि क्या होगा आम आदमी के साथ। आपकी इस वक्त 65% ऑफ योर पॉपुलेशन विच इज रूरल, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उनको लोन्स मिल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई है, उनकी जेब में पैसे आए हैं, उनकी बाइंग पावर बढ़ी है। इसी तरह आपका अर्बन आदमी भी इसी तरह खुश होगा। चलें, ओके, आपने डूम्सडे की बातें करनी है तो जरूर कीजिए। मैं आई हैव टू गो फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब आपने पिक्चर पेंट करनी है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आप लोगों को हजम नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी का इशू है। अच्छा चले, मैं आगे चलता हूं जरा। मुझे शमीला साहबा से और अली साहब से भी लेना है। आप पाकिस्तानी है, हमें इस पे खुश होना चाहिए। डॉक्टर साहब आई हैव टू कंक्लूड इट, आई हैव टू कंक्लूड इट विद ड्यू रिस्पेक्ट। डॉक्टर साहब आई हैव टू कंप्लीट इट। मुझे जो है आगे प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है, मुझे शमीला साहबा से लेना है। शमीला साहबा मुझे बता दीजिएगा कि आम आदमी के लिए आपने जिस तरह से कहा कि आप कह रही है महंगाई बढ़ेगी, इंटरनेशनल जरीदे रिसाले, महंगाई बढ़ेगी, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं, मैंने आपको कोट नहीं कर रहा, मैं शमीला साहबा को कह रहा हूं कि उनके मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कोटिंग यू डॉक्टर साहबा। शमीला साहबा आप ये कह रही हैं कि आगे महंगाई बढ़ेगी, चीजें होंगी। सिंध में तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से व्हाट द सिंध गवर्नमेंट हैज प्लान्ड, कितना इंक्रीज करने का इरादा रखते हैं आप लोग आम आदमी के लिए? देखिए हमारी तो इसमें अभी अब जाहिर बात है, बजट डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन जो हमारे पास तजवीज़ है कम से कम मिनिमम वेजेस 25,000 होनी चाहिए और कम से कम इजाफा जो है तनख्वाहों के अंदर 15 to 20% होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें कि जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और जिस तरीके से हुकूमत ने मजीद महंगाई बढ़ानी है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। राइट। अभी डॉक्टर साहबा ने बातें की कि जी पीपल्स पार्टी PMLN, मैं इनको बता दूं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.92% था। 2018 के अंदर जब PMLN छोड़ के गई तो 6.3% था। आज इनके दौर में पिछले साल का रेट मैं आपको बता रही हूँ 15.3% है। ये अनएम्प्लॉयमेंट है। बलूचिस्तान के हवाले से आप देखिए 71.2% पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन। दिस इज हॉरिफिक। मतलब ये बात करते हुए भी दिल दहल जाता है। मतलब किस तरीके से ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ लोग जो हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और शायद इसका जो तज्जियाकार कह रहे हैं कि 7 करोड़। शमील साहब विद योर परमिशन अगर मैं आगे चलूं कंक्लूड कर दूं, अली साहब लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड, व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी कि जिस तरह शमीला साहब तो कह रही हैं कि ठीक है इनकी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंदर मजीद वेजेस भी बढ़नी चाहिए और पेंशन वगैरह दूसरी चीजें, आप क्या समझते हैं कि आगे व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग?
देखें फरीद साहब, मैं वो उससे पहले जरा एक खुशखबरी और देता जाऊं कि माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने जो दूध है उसके ऊपर भी 17% सेल टैक्स लगा दिया, तो वो भी एक तूफान महंगाई का उस शक्ल के अंदर भी आ रहा है। और सेनेटर साहिबा से गुजारिश करूंगा सिलेक्टिव चीजें ना पढ़ा करें। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने इस खित्ते को कंपेयर किया है और वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा है इस खित्ते के अंदर मशले राह जो है वो बांग्लादेश है जिसकी $2000 पर कैपिटा इनकम पहुंच गई हुई है। और हम अगर सही सेंसस डेटा, क्योंकि इन्होंने सेंसस के ऊपर डंडी मारी थी, अगर सही डेटा इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह $1100-1200 के ऊपर आ गए हुए हैं। तो ये वो चीज है। रिक्वेस्ट की अगर डिक्लाइन हुई थी तो इन्होंने पहले साल क्यों नहीं बेहतर कर ली, उससे अगले साल क्यों नहीं बेहतर। अब बात इस तरह से फरीद मियां कि इनको सबसे पहले डिनाइल से बाहर आना पड़ेगा। अगर ये हर किसी की हुब्बुल वतनी को चैलेंज करेंगे और मशावरत के बगैर अपना सिंगल ट्रैक, अपना एजेंडा, अपने एटीएम्स को नवाजने का कैरी करेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि गरीब। आई हैव टू थैंक यू अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को डिनाइल मोड से आगे आना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है, जिस तरह से हमने बात की, आगे चल के आवाम के लिए बेहतरी होगी, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि आगे चल के महंगाई का एक नया तूफान आएगा। बट वक्त ये बताएगा कि आगे चल के आवाम को कितना रिलीफ मिलता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।